Hello everyone, this is Radhika. Welcome to Chapter Hunt. Today's session is part 2 of Geography Class 7 Chapter 3 Our Changing Earth. So let's recall what all we covered in part 1. We studied how endogenic forces, that is the interior forces, bring change on our Earth's surface like earthquakes, volcanoes. We all studied that. Now what happens is कि हमारा जो लैंडस्केप है उसके ऊपर में भी देर आर टू प्रोसेसेस जिसके थ्रू चेंजेस आते हैं, दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन. सो इन this video we'll see how different agents like wind, water, ice, they bring about a change on the earth's surface. Like this chapter is actually a practical and an interesting chapter. So while studying this, relate to things happening around you. Then you will really enjoy learning this. So let's get started. What are the two processes which continuously wear away the landscape? Explain them. Now the landscape is continuously worn away by two processes. दो processes है weathering and erosion. So पहले हम इसको समझते हैं, then I'll read the answer for you. Weathering. Weathering का क्या मतलब हुआ? Weathering comes from the word weather. Weather मतलब मौसम. तो पत्थरों का टूटना, जैसे कि जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं नेचुरली, लाइक मौसम की वजह से, टेम्परेचर एंड टाइम, मे बी ड्यू टू अ लॉट ऑफ हीट, रेन या बर्फ़ से, किसी भी ऐसे रीज़न से, गर्मी सर्दी, किसी भी ऐसे रीज़न से नेचुरली पत्थरों में जो क्रैक आ जाता है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग. सो इसमें देर आर टू मेन एजेंट्स, दैट इज़ द नेचुरल एजेंट्स, वो हैं टेम्परेचर और टाइम. इसमें वेदरिंग में जब रॉक टूटता है तो वहीं रह जाता है, ये कहीं पे कैरी नहीं करा जाता है. और इरोजन का मतलब हुआ ये जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो कि ब्रेक हुए हैं वेदरिंग से, अब ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ये थ्रू मेनी एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, इसकी वजह से ये अपने साथ इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इन पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को कहीं दूर तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एंड देन दीज गेट डिपॉजिटेड एट सम अदर प्लेस. लाइक बारिश से रॉक टूटते हैं और जो सेडिमेंट्स में पानी के साथ फ्लो में चले गए, इससे क्या हुआ, रॉक टूटते रहते हैं और दूसरी तरफ जाके इकट्ठा होता रहता है. इसको बोलते हैं इरोजन. ठीक है. नाउ लेट्स रीड. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, राइट, एंड इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस एटसेट्रा. The eroded material is carried away by water, wind, etc. Like, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको किसी ट्रांसपोर्ट में, कार या ट्रक में लेके जाते हैं. ओनली दीज एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, ये अपने साथ बहते हुए ही इन मटेरियल को, इन सेडिमेंट्स को साथ में ले जाते हैं. उसके बाद क्या होगा, दे डिपॉजिट दैट मटेरियल इवेंचुअली. तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ इकट्ठा होता जा रहा है वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो वहाँ पे ये इकट्ठा होता जाएगा ये सारा कुछ. दिस process of erosion and deposition creates different landforms on the surface of the earth. अब इसी तरह से जब इकट्ठी सेडिमेंट्स कहीं ना कहीं पे जाके इकट्ठे होते जा रहे हैं और वहाँ पे पहले तो कोई लैंडफॉर्म नहीं था, धीरे धीरे से बिकॉज ऑफ दिस द मटेरियल गेटिंग कैरिड अवे टू अनदर प्लेस, उस जगह पे भी कोई ना कोई लैंडफॉर्म बनने लग जाता है. सो दिस इज weathering and erosion. Now comes, name the various landforms which are formed due to the work of a river. अब river जो है वो बहुत लैंडस्केप बदलती है, जैसे कि waterfall, oxbow lake. We'll study all these one by one. But if the question comes, name the various landforms which are formed due to the work of the river, we'll say that there are various landforms which are formed ड्यू टू द वर्क ऑफ अ रिवर, जैसे कि वाटरफॉल, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा. अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रोल ऑफ द रिवर इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल. मतलब अब रिवर जो है वाटरफॉल कैसे बनाती है.
When the river bed changes from hard rock to soft rock, the running water in the river erodes the landscape, resulting in the formation of water. Now let's understand this. होता क्या है कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? रिवर पहाड़ों से आ रही है. जब वो पहाड़ों से आती है तो at that time the depth is not much, but it has a very high speed. With all that energy, what does it do? It breaks rocks. पत्थरों को काटती हुई आती है. Gradually with time, these river what they do? They break soft rocks more and hard rock very less. जो soft rock होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा काटती है. ये एक टेंडेंसी है रिवर का कि जो soft rock है उनको जल्दी ब्रेक करती है और hard rock को इतनी जल्दी वो ब्रेक नहीं करती है. अब क्या है, पानी तेज़ी से बहता हुआ नदी बह रही है, चलती हुई नीचे की तरफ आ रही है. सॉफ्ट जो रॉक्स है उनको काटती हुई सीधे नीचे की तरफ गिर रही है. और कहाँ गिर रही है? हार्ड रॉक के ऊपर. अब ये जो रनिंग वाटर है ये इरोड करता हुआ जो आ रहा है, मतलब वहाँ की मिट्टी को तोड़ता जा रहा है. और जब वो हार्ड रॉक पे गिर रहा है तो आपको कैसा लगता है कि जैसे ये एक वाटरफॉल बनता जा रहा है, राइट. मतलब सॉफ्ट रॉक को काटना और पानी का ये एक है कि वो टम्बल करती है, अचानक से गिरती हुई आती है स्टीप एंगल से, जब वो नीचे हार्ड रॉक पे टकराती है या गिरती है. एंड देन इन दिस वे वी कैन सी कि एक झरना, वाटरफॉल इज मतलब वाटरफॉल का मतलब होता है कि एक झरना सा आपको दिखता है. और इसमें यू कैन ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल अलॉन्ग विद इट. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela, which is in South America. इसमें भी आप लिख सकते हो, और अगर ये एक MCQ में या fill in the blanks में भी आपको आ सकता है कि which is the highest waterfall. Now comes the next question. Explain the formation of Oxbow Lake. So पहले हम इसका आंसर समझते हैं कि Oxbow Lake होता क्या है, and then we will read this. Now पहले तो एक रिवर का एक नेचुरल कोर्स होता है. कोर्स का मतलब उसका एक रास्ता होता है. क्या रास्ता होता है रिवर का? पहला तो होता है अपर कोर्स. अपर कोर्स का मतलब पहले वो पहाड़ों से निकलती है, माउंटेन से आएगी. मिडिल कोर्स मतलब वहाँ से फिर वो कहाँ पे आ जाती है? रिवर प्लेन एरिया में आ जाती है. ये उसका मिडिल कोर्स होता है. और फिर उसके बाद वो कहाँ पे आती है? लोअर कोर्स में आ जाती है. लोअर कोर्स में मतलब वो सी में आके मिल जाती है. अब जब वो इसमें सी में आके मिलती है, तब जब वो प्लेन एरिया पे आती है, अब हमारा मिडिल में आप समझो, जब वो मिडिल कोर्स में आ गई, पहाड़ों से निकल के वो कहाँ पे आ गई? प्लेन एरिया पे आ गई. अब प्लेन एरिया पे आके ना जो रिवर है इट टेक्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न करके बहती है. नाउ ऑब्वियसली यू कैन थिंक कि ऐसा क्यों है, वाई इज रिवर लाइक डांसिंग, और ये ट्विस्ट और टर्न क्यों ले रही है. अच्छा, उसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं. आपने कभी देखा कि अगर आप नहा रहे हो, या चलो आपने अपने ऊपर एक पानी डाला, अगर जब हम अपनी बॉडी पे पानी डालते हैं तो वो स्पीड से नीचे आ जाता है. बट कंपैरेटिवली अगर आप एक पानी की बॉटल एक टेबल पे पड़ी है, टेबल का सरफेस कैसा है? प्लेन है. अगर वो बॉटल का पानी टेबल पे गिर जाएगा तो पानी की उतनी स्पीड नहीं होगी जितनी स्पीड जब आपने अपने ऊपर डाला था तब वो पानी का स्पीड था. टेबल के ऊपर अगर पानी गिरता है तो वो धीरे धीरे से बहता है, कभी इधर की तरफ जाता है, कभी उधर की तरफ जाता है. सो सेम चीज़ रिवर के साथ भी होती है. सो व्हेन रिवर ओरिजिनेट्स, जब वो ऊपर हिल से आती है तब तो वो स्पीड से आती है. नीचे आते आते उसका प्लेन पे जब वो आ जाती है तो उसका जो है वहाँ पे देयर इज़ नो स्लोप. प्लेन एरिया पे उसका कोई स्लोप नहीं है अब, तो इसीलिए उसका स्पीड भी स्लो हो गया. अब स्पीड स्लो होने पे रिवर जो है वो मियांडर्स बनाती है. ऑक्सबो लेक का सबसे पहला क्या होता है कि ऑक्सबो लेक से पहले मियांडर्स बनते हैं. सो ये मियांडर्स क्या हैं? ये मियांडर्स जो हैं, जो रिवर जो लार्ज बेंड्स, बड़े बड़े मोड़ लेती है, टर्न्स लेती है, लार्ज बेंड्स लेती है प्लेन एरिया के ऊपर, उसको बोलते हैं हम मियांडर्स. ये जो मियांडर्स है ना, ये मियांडर्स ही ऑक्सबो लेक बनते हैं. जैसे इसको पढ़ो अब आंसर. व्हेन अ रिवर एंटर्स इन प्लेन एरिया इट टेक्स ट्विस्ट एंड टर्न्स. देन क्या होता है? इट फॉर्म्स लार्ज बेंड्स. वो टर्न्स, ट्विस्ट और टर्न्स मोड़ लेती है, कट्स लेती है, उनको हम बोलते हैं मियांडर्स. अब क्या होता है? इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मियांडर होता है, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियांडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, और ये जो कट ऑफ होता है ये एक लेक में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक. अब होता क्या है?
व्हेन रिवर फ्लोज इन द मिडिल कोर्स प्लेन ईयर आई, ज़मीन के ऊपर, अब मैं कहीं कहीं मतलब ज़मीन कहीं ऊपर कहीं नीचे है तो पानी थोड़ा थोड़ा सा मुड़ने लगा। जब भी पानी मुड़ेगा वो क्या करेगा, एक तरफ की मिट्टी उठा के दूसरी तरफ फेंक देगा, तो क्या बन जाएगा, टर्न्स हो गए। अब यहाँ पे टर्न्स ने क्या ले लिया, मियांडर्स बना लिया। अब जब मियांडर्स बड़े हो जाते हैं, जैसे जब ये जो टर्न्स हैं ये बड़े हो जाते हैं, अगर आप देखो कहीं पे सेडिमेंट इकट्ठे हो गए मतलब, तो रिवर वहाँ से तो फ्लो नहीं कर सकती है, तो रिवर क्या करेगी, वो अपना रास्ता बदल देगी। जब वो अपना रास्ता टर्न कर लेती है, वाई, बिकॉज इरोजन और डिपोजिशन लगातार, मिट्टी कहीं पे से उठा के कहीं पे आई जा रही है, तो वो जो कट्स ले रही थी, जो कट्स उसने बनाए, मियांडर्स जो बनाए, हो सकता है उस कॉर्नर पे बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया। अब रिवर वहाँ पे फ्लो नहीं कर सक रही है, रिवर वहाँ फ्लो नहीं कर रही, तो रिवर आगे की तरफ चल, रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया और धीरे धीरे ये जो कट्स हैं ये उस रिवर से अलग हो जाते हैं। ये जो लूप्स, ये जो कट्स, ये जो अलग हो गए, ये कहते हैं हम ऑक्सबो लेक, राइट। क्योंकि ना तो जैसे पार्टिकल साथ में चल सकते हैं, अब इसमें क्या होता है, ये जो कट्स हैं, ये जो लूप्स हैं, इसमें क्या है, इसमें पानी का फ्लो भी अब कुछ नहीं है, क्योंकि पानी तो इसमें आ भी नहीं रहा, पानी का सप्लाई यहाँ पे बंद हो गया है, तो इसलिए ये एक लेक की तरह से आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, और इनकी शेप आपको ऐसी लगती है जैसे बैल जो ऑक्स है उसका जो बो होता है उसकी तरह से लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे पानी का सप्लाई बंद हो गया है, पानी या तो आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, तो ये धीरे धीरे एक झील बन जाती है। धीरे धीरे इसको हम अलग अलग, एक रिवर से अलग हो जाते हैं ये लूप्स, और ये बन जाते हैं ऑक्सबो लेक्स, राइट। नाउ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। अब एक नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्लड प्लेन्स। अब इसको पहले समझते हैं, पहले फ्लड प्लेन्स क्या होता है। फ्लड आपको समझ में आता है, मतलब बाढ़, प्लेन एरिया मतलब प्लेन एरिया पे जब बाढ़ आ जाती है उसको कहते हैं फ्लड प्लेन। अब रिवर व्हेन इट इज़ फ्लोइंग, जब वो बहती हुई जा रही है, एक नेचुरल पाथ पे जा रही है, उसने क्या बनाया, मियांडर्स बनाए। मियांडर्स के बाद क्या हुआ, जब वो अलग हो गए लूप्स, वो कट्स अलग हो गए, रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, तो वो क्या बन गई, ऑक्सबो लेक। अब क्या होता है, इसी पाथ पे ये सब कुछ तो ऐसा चलता रहता है जब तक रेन नहीं हो रही, बट व्हाट हैपन्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस रिवर का ये जो बेड है, इसका ये जो एरिया है, ये फैलता जाता है, राइट। पानी बढ़ जाता है ना वहाँ पे, तो इसका जो रिवर बेड बोलते हैं, उसका रिवर का जो रास्ता है वो फैलता जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये अब फ्लड प्लेन क्या हो गया, बढ़ता गया। पर बाद में क्या होगा, जब बारिश रुक गई, फिर जो पानी रिट्रीट हो जाएगा, वो क्या होगा, वो फिर से अपना रास्ता वैसा का वैसा बना लेगा। लेकिन जो सेडिमेंट्स, जो मिट्टी वहाँ पे डिपॉजिट हो गई है, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। इस मिट्टी को बोला जाता है लीव्स। हम आगे पढ़ेंगे इसको, पूरा एक प्रोसेस में भी आएगा। वर्ड इज LEEVES। तो ये क्या हो जाता है, ये लीव्स क्या हो जाती हैं, ये एक आर्टिफिशियल बाउंड्री सी बन जाती है, जो आगे भी काम करती है कि यहीं पर ही जो है ये आपका रिवर बेड का, रिवर आगे फ्लो करती है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि बारिश में जब नदी का पानी बढ़ जाता है तो वो उसका बेड बढ़ जाता है, किनारों से ज़्यादा बहने लगता है। बाकी जगह में जब बारिश शुरू हो गई, उसके बाद बारिश स्टॉप हो गई, रिवर ने अपना रास्ता वैसे ही कर लिया, बट वो जो एरिया था वो क्या हो गया, वहाँ पे जहाँ पे मिट्टी, रेत और पत्थर थे, वहाँ से वो फाइन पार्टिकल्स जो थे वो हल्की हल्की चीज़ें निकल कर दूर एरिया में जाती रहीं और भारी चीज़ें वहाँ इकट्ठी होती रहीं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, नदी के आसपास का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो सॉइल जो है फर्टाइल हो जाएगी। और इसी एरियाज़ को, जो इतना फर्टाइल हो गया वहाँ पे सॉइल, इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। नाउ लेट्स रीड। इन इट्स कोर्स अ रिवर एट टाइम्स ओवरफ्लोस इट्स बैंक्स, ज़्यादा पानी बहने लगता है। दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। अब फ्लड डिपॉजिट्स layers of fine soil and other material called sediments along the river banks, and this results in the formation of flood plains, right? नाउ नेक्स्ट, अब एक और फॉर्मेशन जो रिवर करती है उसके लिए होता है व्हाट इज डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, पहले हम एक बार पूरा समझते हैं कि डेल्टा होता क्या है और डेल्टा बनता कैसे है, एंड देन वी विल रीड द आंसर। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेल्टा आपका, जैसे अगर हम तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हायर क्लासेस तक काम आता है। अब आप समझो डेल्टा।
अब रिवर क्या हुआ, रिवर आ गई अब आपके लोअर कोर्स में, दैट मीन्स सी से मिलने वाली है। अब जब वो सी से मिलने वाली होती है रिवर, एट दैट टाइम रिवर में बहुत सारा पानी होता है बट उसका स्पीड जो है बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से जब स्पीड कम हो गई तो वो अपने साथ मिट्टी और पत्थर तो नहीं लेके जा सकती है। अब बिल्कुल जब रिवर का स्पीड स्लो हो गया और वो रिवर जो है सी को जॉइन करने वाली है, जस्ट बिफोर जॉइनिंग द सी जितने भी उसके पास रॉक सॉइल पत्थर थे वो डिपॉजिट होने लगते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। और पानी जो है क्योंकि वो साथ में उसका स्पीड इतना स्लो है कि वो सी तक उसको नहीं ले जा सकती है अब रिवर, तो वो जगह जगह डिफरेंट एरियाज़ पे जो है ये पत्थर और आपका ये जो सेडिमेंट्स जो भी है ये डिपॉजिट होता जाएगा और पानी वहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में मुड़ने लग जाता है। दैट मीन्स पानी अलग हो जाता है और ये जब रिवर अपने आप को डिवाइड कर देती है इनटू डिफरेंट ब्रांचेस और स्ट्रीम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। दैट मीन्स वन विच डिस्ट्रीब्यूट्स। तो इसने अपने आप को अलग अलग में डिवाइड कर दिया, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। नाउ अब रिवर का जब आपने देखा कि स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो और उसने मिट्टी और रेत को जमा करने लग गई अलग अलग साइड्स पे, अब जो वहाँ की जो एरिया है, वहाँ का जो लैंड है वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। और इस जो एरिया, ये जो एरिया बढ़ गया है इसको दिस एरिया इज कॉल्ड डेल्टा। सो मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं वो बिल्कुल एट द रिवर ऑफ द माउथ अपना सेडिमेंट्स जमा कर देते हैं और विद टाइम एक ही जो है इकट्ठे होते होते ये एक बहुत बड़ा सा लैंड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखो गंगा व्हेन मीट्स द सी वो बनाता है सुंदरबन डेल्टा। इट इज़ वेरी फर्टाइल, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। नाउ लेट्स रीड द आंसर। व्हाट इज डेल्टा? Delta is a triangular landmass created at the mouth of the river by the deposition of sediment that is carried by the river. Delta consists of several distributaries. Now this is clear. इसको भी एक बार पढ़ लो। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीजेस, कम हो जाता है। रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, अलग अलग स्ट्रीम्स में ब्रेक कर जाती है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज और फिर एक ये डेल्टा बन जाता है। दीज डिस्ट्रीब्यूटरीज दीज डिपॉजिट्स देयर लोड नियर द माउथ। ये सारा अब हमने पढ़ लिया। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द डेल्टा इज फॉर्म्ड। तो इससे हमारा जो है जो हमारा वर्क ऑफ द रिवर है ये कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट। इसमें देर इज़ वन मोर क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ अ रिवर। समटाइम्स 5 मार्क्स क्वेश्चन कम्स कि पूरा एक बार बताओ वर्क ऑफ द रिवर। इसको आई जस्ट रीड फॉर यू। ये वही है जो हमने अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा। दिस इज ऑल इन वन long answer. When the river tumbles at steep angle over hard rocks or down a steep valley, it forms a waterfall. पहले waterfall बना। When the river enters the plain, it twists and turns and forms large bends. These bends are known as meanders. ये meanders बन गए। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake. This is called an oxbow lake. Now, at times the river overflows its bank. This causes flood and deposits layer of fine soil and other material called sediments along the bank. This leads to the formation of a flat, fertile land called a floodplain. The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the running water decreases, कम हो जाता है. The river begins to break up into a number of streams. They are called distributaries. Now the river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths form a delta, which is a triangular shaped landmass. तो इससे हमारा पूरा आंसर खत्म हो जाता है कि how we'll explain the course of the river. Now coming to our next question, question number 20. How sea waves give rise to coastal landform? अब हम दूसरा एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, that is सी वेव्स। नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स जो है वो कैसे कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म्स मतलब सी के किनारे, समुद्र के किनारे। अगर तो पहला तो अगर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू आंसर इफ द क्वेश्चन कम्स नेम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड ड्यू टू सी वेव्स।
सी वेव्स की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं? पहला देखो, इसमें मैंने मार्क करके दिया आपको, नंबर 1 सी केव्स, सी केव्स के बाद बनता है सी आर्च, सी आर्च के बाद स्टैक, देन स्टैक के बाद क्लिफ, सी क्लिफ बनता है, एंड देन द बीचेस। अब इसका हम एक एक एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फर्स्ट, erosion and deposition of the sea waves form coastal landforms. erosion and deposition understood, हमें पता है erosion मतलब जो रबर जो रास्ता काटती हुई आती है, और जो deposit मतलब जो जमा हो जाते हैं। ये जो sea waves के हैं, इसके वजह से erosion and deposition of ये जो sea waves की वजह से समुद्र के किनारे पे, sea के किनारे पे landforms बन जाते हैं। Now, sea waves continuously strike at the cracks. Thus, cracks develop over time. They become larger and wider. Sea waves continuously strike at the rocks. Rocks के ऊपर क्या होता है? Sea waves continuously टकरा रही है। जैसे पानी की जो लहरें आपने देखी है, वो क्या होती है कि वो टक्कर दे रही है इसको बार बार से। टक्कर देने से क्या होता है कि अगर पानी उसको टक्कर देता जाएगा तो वो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, वहाँ से वो जगह खाली होती जाएगी। हॉलो लाइक केव्स मतलब वो जगह खाली होती जा रही है उन रॉक्स के बीच में से, क्योंकि उन रॉक्स के ऊपर सी की जो वेव्स हैं वो कंटिन्यूसली मारती जा रही हैं, तो वहीं से क्या होगा, वो कटता जाएगा और वहाँ पे एक आपको हॉलो केव बनता दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं सी केव्स। Now, as the caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain. This leads to formation of the sea arcs. अब क्या होता है, इन sea caves के ऊपर waves आ रही हैं। सी केव बन गया। अब सी केव से क्या, सी केव के ऊपर भी जो वेव्स हैं वो टक्कर दे रही हैं, तो व्हाट विल हैपन, दिस केव विल बिकम ब्रॉड एंड वाइड। ये इसका बढ़ता जाएगा और क्या रह जाएगा, उसके ऊपर का एक आर्च रह जाएगा। जैसे दरवाजे के किनारे देखते हो ना, दरवाजे का ही सब किनारा ऊपर का दिख रहा है आपको, तो वो अंदर से बिल्कुल आर पार दिखने लग जाता है। इसको बोलते हैं हम सी आर्च। Now, continuous erosion breaks the roof and only walls are left. These wall-like features are called stack. पहले आपने क्या देखा, केव बना, सी वेव्स ने रॉक को काटा तो उसमें एक होल होता गया, वो बन गया केव। उसके बाद सी केव पे भी पानी टक्कर मारता रहा तो क्या रह गया, रूफ, उसका जो आपको रूफ दिख रहा था। अब क्या होगा कि पानी आर्च पे भी अगर आता जा रहा है तो उसका रूफ भी हट गया, क्योंकि वो एक आर्च बन गया था, एक आपको जैसे कहते हैं दरवाजे का जैसे आर्च सा बनता है वो दिख रहा था। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर इज, सी वेव्स आर कमिंग ऑन दिस आर्च ऑल्सो, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली द पिलर इज लेफ्ट, रूफ भी गिर गई, उसको बोलते हैं हम स्टैक। Now, the steepy rock coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff. Sea cliff क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत सारी एरियाज़ में, कभी आप जैसे बीच, सी बीच के पास देखोगे, एक आपको बहुत बड़ा सा पत्थर या बहुत बड़ी चट्टान दिखती है, एंड इट इज़ जस्ट वर्टिकल, मीन्स 90 डिग्री, बिल्कुल समुद्र के सामने, बिकॉज एक वही वाला आपका एरिया रहेगा जहाँ पे आपने, यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू गो, आप वहाँ पे लोग फोटोज़ भी खिंचवाते हैं खड़े होके, वो जो एरिया रह जाता है उसको बोलते हैं हम sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shore and this leads to formation of sea beaches. अब समुद्र की जो ये waves हैं, ये अपने साथ sediments, छोटे छोटे pieces को उसके किनारे पे जमा करती रहती हैं और पानी पीछे बहता रहता है तो एरिया बढ़ता जाता है और इसी को हम लोग बीचेस कहते हैं। There are so many beautiful beaches, कोई स्टोन के, कोई सैंड के, सो इस तरह से the sea waves results in the formation of different landforms, that is sea caves, sea arch, stack, cliff and then beaches. Correct. Now the next question comes, describe the work of ice. अब हमने ice का पढ़ना है कि ice से क्या बनता है। Glaciers are rivers of ice. They too erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rocks below. अब इसमें क्या है, आइस इज़ लाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होती है, ग्लेशियर आर द रिवर्स ऑफ आइस। अब बर्फ़ की जो चट्टानें बहती हुई आ रही हैं ऊपर से माउंटेन से, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं, बर्फ़ से। कैसे, जैसे कि आप सोचो, जस्ट लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स, जब आप ऊपर से देखते हो आसमान से, जैसे अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से एक चादर बनी हुई आ रही है माउंटेन्स के बीच में से,
वो जो एक बहता हुआ आ रहा है उसमें आइस भी साथ में गिरता आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लेशियर. अब ग्लेशियर भी आया है, ग्लेशियर भी वैसा ही करता जाएगा, अपने साथ उसको रास्ते में पत्थरों को काटता हुआ आएगा. ग्लेशियर्स carve out deep hollows. As the ice melts, they get filled up with water एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन्स. मतलब अब क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं ये भी डिस्ट्रक्शन करते हुए आ रहे हैं. ये पूरे अपने रास्ते में, पूरे अपने जो उनका बेड है, जो रास्ता है, उसमें पत्थरों को बुलडोज करते हुए आते हैं, मतलब ब्रेक करते हुए आ रहे हैं. उससे क्या होगा, आपका जो नीचे का लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगा, नीचे का लेयर आपको दिखता जा रहा है. सेम लाइक रिवर, ग्लेशियर्स भी यही करती हैं कि वो सॉफ्ट रॉक की लेयर को ज़्यादा काटती हैं. अब माउंटेन से जब सॉफ्ट रॉक को काटता जा रहा है तो ये एरिया जो है हॉलो होता जा रहा है, एक कैविटी बनती जा रही है. इन जगह पर क्या होगा, बर्फ़ जमती जाएगी, एंड व्हेन दिस आइस मेल्ट्स तो ये क्या बन जाएंगी, ये एक ब्यूटिफुल लेक में कन्वर्ट हो जाएंगी. ठीक है. द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर लाइक बिग एंड स्मॉल रॉक्स, सैंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड. दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन्स. अब ग्लेशियर क्या हो गया, आपने देखा ग्लेशियर ने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाए क्योंकि वो डिपॉजिट साथ में लेता आ रहा है, साथ में बिग या स्मॉल, छोटे छोटे भी पत्थर, सैंड, सिल्ट, तो ये क्या बना देते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स. ग्लेशियर मोरेन्स कुछ भी नहीं है. ग्लेशियर मोरेन्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका इरोडेड एंड डिपॉजिटेड मटेरियल ऑफ सैंड या सिल्ट है, जो कि ग्लेशियर्स लेकर आ रहे हैं, वो जो इकट्ठे होते जा रहे हैं, उसी को ही हम लोग कहते हैं ग्लेशियर मोरेन्स. राइट. सो मतलब आइस ने क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाए, ब्यूटीफुल लेक्स एंड ग्लेशियर मोरेन्स, दीज टू. Now coming to the last agent हमारा है wind. Give an account of the work of wind. अब wind कैसे help करती है. Wind is an active agent of erosion and deposition in the desert. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ये जो है wind अपना एक एक्टिव काम करती है erosion and deposition का. ठीक है. अब इससे क्या होता है, कितने कैसे लैंडफॉर्म बन रहे हैं. एक तो आपका मशरूम रॉक, then it becomes sand dunes or फिर loess. Mushroom rocks. Mushroom rocks are the rocks found in the deserts in the shape of a mushroom. These rocks have narrow base and wider top as winds erode the lower section of the rock more than the upper part. अब deserts में क्या होता है कि जैसे जो wind है अपने साथ sand particles लेके जा रही है. When it blows, but it is not कि वो इतनी powerful नहीं है कि वो जो अपनी मिट्टी है वो ऊपर तक उड़ा के ले आ जाएगी. ठीक है ना. तो इससे क्या होगा, मोस्टली sand particles will remain at the lower part, नीचे नीचे के ही हिस्से में रहेगा. अब क्या हुआ, जो सैंड लाइट है, वो जो हवा है, हवा का प्रेशर इतना नहीं है, तो जो मिट्टी का और जो एरिया जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं. तो इससे क्या होगा, विंड जो है वो जो उन पत्थरों का जो लोअर वाला पार्ट है उसको इरोड ज़्यादा करती है रादर दैन द तो ऊपर वाला हिस्सा. सो लोअर पोर्शन अगर ज़्यादा इरोड हो जाएगा तो वो पतला हो जाएगा और नैरो हो जाएगा. ऊपर का वो नहीं कर पा रही क्योंकि उसमें ऊपर इतना नहीं लेके जा पाती अपने साथ पार्टिकल्स को. तो ऊपर का जो पत्थर है वो ब्रॉड का ब्रॉड रहेगा. तो ये एक शेप अगर आप देखोगे तो ये मशरूम की तरह लगेगा. मशरूम हमने देखा ना, ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो होता है, तो ये रॉक उसी की शेप ले लेते हैं और इसीलिए इनको हम लोग मशरूम रॉक्स बोलते हैं. देन सैंड ड्यून्स. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes. अब क्या होता है कि सैंड ड्यून्स कैसे बने, अब जब हवा चल रही है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो अपने पार्टिकल्स को उठाकर दूसरी दूर डिस्टेंसेस में ट्रांसपोर्ट कर देती है. क्योंकि जब स्पीड स्लो हो जाती है तो वो पार्टिकल्स को अपने साथ ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सकती है. अब जो भी जहाँ पे भी ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे एक कोई छोटा, इट विल लुक लाइक अ लो हिल लाइक स्ट्रक्चर. सो इसी को हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स. राइट. एंड ये जो है इट कीप्स ऑन कंटिन्यूसली चेंजिंग सैंड ड्यून्स बिकॉज विंड इसमें चेंज लेके आता जा रहा है. Right. Now what is the next? It comes loess. When the grains of sand are very fine and light, the wind carries it over long distances. When such a sand is deposited in large areas, they are called loess. Large deposits of loess are found in China. अब क्या हुआ कि sand, हमें पता है sand is also of very different types.
व्हेन द सैंड ग्रेन्स आर वेरी फाइन एंड लाइट, मतलब बहुत हल्के और माइन्यूट होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द एयर ये लॉन्ग डिस्टेंसेज में कैरिड अवे हो जाते हैं, और इसी को लोएस कहते हैं. लोएस कुछ भी नहीं है, लोएस का मतलब हुआ विंड विद डस्ट, जो धूल भरी, जो मतलब मिट्टी से जो हवा हमें दिखती है, जिस हवा में धूल या मिट्टी होती है, उसी को हम लोग लोएस बोलते हैं. और चाइना में गोबी डेजर्ट में दे आर मेनी लोएस. और इंडिया में जो है, आपको इंडिया में मिलेगा ये सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश हैज़ लॉट्स ऑफ लोएस. ठीक है, तो अब इससे हमने सारे एजेंट्स और उनका वर्क और वो क्या क्या लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं, पूरा हमने इसको आज पढ़ लिया. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस सेशन. Now as we have completed this session, अपना chapter के question answers we have all completed. In my next video I'll be discussing MCQs and reasoning questions from this chapter. So stay tuned to Chapter Hunt to score good marks. If you like the video, make sure to hit the like button and subscribe to Chapter Hunt. I'll see you soon with another video on Monday. Till then, take care. Bye bye.